हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे। ये हमने सीरीज़ कंटिन्यू की थी जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 अपलोडेड है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे और आज पार्ट 2 करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल या पुलिस एसआई और कोई भी अपने स्टेट एग्जाम्स देना हो तो उसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन रहते हैं। और ये क्वेश्चन का लेवल जनरली थोड़ा लिटिल बिट हाई रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बस मेरे से आपसे आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि पहले आप वीडियो को एक बार क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। अब फर्स्ट देखिए, पी कैन कंप्लीट 12.5% ऑफ वर्क इन 4 days। फ्रैक्शंस देखो, परसेंटेज और रेशो, दो चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह आपको आते हैं तो फिर आपकी स्पीड तभी बनेगी। अब आपको पता होना चाहिए 12.5% कितना होता है, 1/8। आपके माइंड में आना चाहिए। कोई एक पी वेरिएबल है, वो 12.5% 4 दिन में कर रहा है, मतलब 1/8 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करने को कितना लगेगा। रेशो में 1 यूनिट मैक्सिमम होती है तो कितना आ जाएगा, 8 × 4 32। ये चीज़ आपने एनालाइज करनी है कि पी किसी काम को कितने दिन में, 32 डेज में कर ले रहा है। क्यू देखो 20% कर रहा है 8 दिन में। 20% वैसे कितना होता है, 1/5। तो पूरे काम करने को कितने डेज लगेंगे, इसको सॉल्व कर लेना। 20% इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 डेज। P and Q started working together and after 15 days Q left the work and remaining work was completed by P alone. Find the share of P out of rupees this। देखो शेयर उसी रेशो में डिवाइड होगा जिस रेशो में काम किया है। अब इसमें देखो जनरली क्या है कि एफिशिएंसी नहीं, इसमें एक सिनेरियो और हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि Q चल गया 15 दिन बाद। कंसेप्ट वही है, सबसे पहले टोटल वर्क ले लो। टोटल वर्क एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इन दोनों नंबर से 32 और 40 से इजीली डिविजिबल हो, मींस इनका एलसीएम। और एलसीएम लेने का मैंने इजी मेथड ये बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर, जो दो नंबर है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 40। तो 40 का आप टेबल पढ़ के देखो, 40, 80, 120, आप देखोगे 160। जब आप 160 यूनिट टोटल वर्क लोगे, 160 में आप देखोगे कि दोनों डिविजिबल हैं, पी और क्यू। तो अब इधर इनकी एफिशिएंसी निकाल लोगे, इधर आप पी की निकाल लोगे, इधर आप क्यू की निकाल लोगे। सिंपली आप 160 को 32 से डिवाइड करो, पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और इसको इससे डिवाइड करो 4। पहला स्टेप इजी है। देखो ये सिनेरियो नहीं देता कि वो 15 दिन बाद चल गया तो फिर आपको पैसा इसी रेशो में डिवाइड हो जाना था, 5:4 में। बट ऐसा सिनेरियो नहीं है। देखो क्या चीज़ है, दोनों ने 15 दिन काम किया, फिर क्यू लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय पी अलोन। आप इधर से देखो ये चीज़ भी एनालाइज कर सकते हो कि क्यू 15 दिन बाद चल गया तो ओवरऑल क्यू ने कितने दिन काम किया है, 15 डेज ही काम किया है। बाकी सारा काम तो किसने किया होगा, पी ने किया होगा। क्यू ने कितनी देर, जब वो इकट्ठे काम कर रहे थे 15 दिन तभी काम किया है। फॉर्मूला क्या रहता है, ये चीज़ एफिशिएंसी थी। वर्क, देखो फॉर्मूले वही रहेंगे, एफिशिएंसी आपका हमेशा वर्क अपॉन टाइम रहेगा। तो आपने देखना है कि उसने 15 दिन में कितना वर्क कर लिया, तो वर्क कितना होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखो मैं साथ साथ फॉर्मूले बताता रहता हूँ बट ये ईजी होती चीज़ें। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, मतलब वो 4 यूनिट करता है, तो उसने 15 दिन में 15 डेज में, तो क्यू ने कितना वर्क किया होगा, 15 × 4। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दोगे 60 यूनिट। तो क्यू ने कितना काम कर दिया, 60 यूनिट। अब देखो जो बचा काम वो भी पी ने किया और 15 दिन उसने पहले भी किया है, तो पी ने ओवरऑल कितना वर्क किया होगा, जो रिमेनिंग वर्क पी ने किया सारा, टोटल 160 यूनिट था तो पी ने कितना वर्क किया, 160 माइनस 60। तो पी ने कितना काम किया, 100 यूनिट। अब देखो जो आपका शेयर है, पैसे का शेयर, वो इस रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में उन्होंने काम किया है। पी ने 100 यूनिट किया है और क्यू ने कितना किया है, 60 यूनिट। तो पैसा भी इसी रेशो में डिवाइड होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके देख लो, 5:3। जो आपकी वेजेस, थोड़ा सा वेजेस का कंसेप्ट है। वेजेस में देखो सिंपल सिनेरियो रहता है, जिस रेशो में काम किया है, जितना काम किया है पैसा उतना ही मिलेगा। अब सबसे लास्ट में क्या पूछा, पी का शेयर बताओ। रेशो आ गई 5:3, तो पी का शेयर कितना होगा, सिंपली पी का आपको शेयर निकालना पड़ जाए। 5 पार्ट किया है, टोटल वर्क कितना मान लो 5 और 3, 8 में से 5 यूनिट पी ने किया तो इसको पैसा भी इसी में मिलेगा 5:8 में। और टोटल वर्क कितना था, 3040। बस इसको सॉल्व करके देख लो। 8 को पहले से काट लो, 3, 24, 24 देख लो, फिर 6, 64, 8, 0। 38 को इससे कर लो 190 और एक 0। तो कितना पैसा मिलेगा उसको, रुपीज़
1900। इजी था, कंसेप्ट समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप इसको कर सकते हो, लेस देन 1 मिनट में कर सकते हो। आपके कैलकुलेशन, आपके ये रेशो सारे पता है आपको, परसेंटेज टू रेशो कन्वर्ट इजीली करते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस का है। सबसे पहले, ए मैन सोल्ड ए बाइक एट ए 12% profit if he had bought the bike for 16% less amount and sold for 1400 less, he would gain 20%. Find the original selling price of bike. इजी क्वेश्चन है। जब देखो आसान से परसेंट 12 20 दिए हैं तो सिंपली 100 मान लिया करो। कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100, एक वेरिएबल लगा लो ए। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 ए यूनिट। सबसे पहले देखो, इफ ही हैड बॉट ए मैन सोल्ड ए बाइक एट 12% प्रॉफिट। देखो एक केस बिल्कुल आसान दिया है, 12% प्रॉफिट, सिंपली 100 में 12 जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा पहले केस में। पहले जो आपका डाटा परसेंटेज में दिया उससे रिलेट करो कि 12% प्रॉफिट मतलब उसने कितने में बेचा है, 112 ए पे 12, इस सिंपली ऐड कर देंगे। इफ़ ही बॉट एट द 16% लेस, अब देखो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 नहीं, इस बार उसने कितना लिया है, थोड़ा सा कम लिया है, 16% लेस, मतलब इस बार इसको कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 माइनस 16 तो कितनी आ जाएगी 84 ए। एंड सोल्ड फॉर 1400 लेस। देखो ये वाला सिस्टम हम बाद में यूज़ करेंगे, मतलब जो बेचती बार उसने 1400 लेस का बेचा है, पहले परसेंटेज वाला डाटा लिख लो। ही वुड हैव गेन 20%, तो उसको कितना गेन हो रहा है 20%। देखो गेन या लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो इस बार उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, इधर से आप निकाल लोगे सेलिंग प्राइस न्यू, 20% इसमें गेन हुआ है, चाहे आप इसका निकाल लो सिंपली 84 का, या उसका 120% निकाल लो तब भी आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सिंपली 84 का 20% निकाल लेता हूँ। आपको पता है 84 का 10% कितना, 8.4, 20% कितना आ जाएगा 16.8। ईजी वैल्यू है ये। 10% क्या होता है, अपॉन एक पॉइंट खिसकाना होता है, 20% तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 84 प्लस 16.8 कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100.8। अब देखो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100.8, पहले कितना था 112। अब देखो आप एक्चुअल में कितना है, ये डिफरेंस कितने का है। देखो लेस और मोर कितना होता है डिफरेंस, मतलब पहले देखो वो 112 का बेच रहा था, वो 100.8 का बेच रहा है, तो हमारे हिसाब से वो कितने का बेच रहा है, कितने कम का बेच रहा है, डिफरेंस 112 माइनस 100.8, और ये डिफरेंस हमें कितना दिया है 1400। बस इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो कितना आ जाएगा, 11.2। इसका डिफरेंस आप देखोगे 101 से मैंने वैसे ही कर लिया 0.2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1400। फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अभी देखो मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बताता हूँ। देखो ये चीज़ आप निकालने को इसमें ए की वैल्यू निकाल लो, बट आपको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मतलब आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, 112 ए की वैल्यू कितनी आएगी ये बतानी है आपको। अब देखो मेरे पास 11.2, 11.2 की वैल्यू कितनी है 1400, क्यों ना मैं इसी को, मुझे पता है 10 से वाई में मल्टीप्लाई कर दूं, इसी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सीधा कितना 112 आ जाएगा। 112 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14000। आंसर तो आ गया, बट आपको कॉस्ट प्राइस बोला होता कि कॉस्ट प्राइस बताओगे कितनी है, तो फिर आपको वैल्यू सॉल्व करनी पड़ी थी, इसको डिवाइड करना पड़ना था। इसको डिवाइड करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, बट बाई चांस इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि मेरे को वैसे ही 112 ए पूछा था कि 112 ए की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे पास 11.2 ए की वैल्यू 1400 थी। मुझे पता है एलिमेंट्री इक्वेशन है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 112 बन जाएगा, तो इधर एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो 14000। और वैसे आपको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पॉइंट्स में जा रहा था तो मैंने देख लिया था। इसकी वैल्यू 1400 है, कुछ नहीं है, ए की वैल्यू आप निकालोगे तो सिंपली कितना आ जाएगा 1400 डिवाइड बाई 11.2। यही सिस्टम आना था, तो ए की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते थे। कटेगा तो काट दो, नहीं तो एक जीरो ऊपर ले जाओ, फिर देख लो कब कटेगा ये जाके। सिंपली आप वैल्यू निकाल सकते थे, इसको 7 से देख लो काट के, 7 से काटा पहले मैंने, थोड़ा पेन डिफरेंट यूज़ करता हूँ। 7 से काटा 2000, इधर 7 से काटा मैंने 1, 7 42 16, फिर इसको 16 से जब मैं काटूंगा पहले 1 4 40 4280, तो 1 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा होता था तो आपने कॉस्ट प्राइस भी निकाल देना था, कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो आपने ए की वैल्यू इधर पुट करके कॉस्ट प्राइस भी आ जाना था। आपको अभी वैल्यू क्या पूछी थी 1
112 ए की वैल्यू, तब भी आप इधर पुट करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। 112 को जब आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका सेम कितना आएगा, 14,000। बट हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने स्टेप यूज़ किए, हमने बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, बट आपको तब भी मैंने पूरा मेथड बता दिया कि इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 576 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, लेंथ बोलिए 15 सेंटीमीटर मोर है साइड से, लास्ट में ब्रेड्थ पूछी हुई है। बस मेंसुरेशन क्या है, फॉर्मूले बताएं आपको, एरिया पेरीमीटर वगैरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, इक्विलेटरल सारी साइडें बराबर हैं, हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ये आपको कितना दे दिया, 576 रूट 3। इससे पहली बात आप क्या साइड निकाल लोगे, ए की वैल्यू निकाल लोगे, सॉल्व कर लो, रूट 3 से रूट 3 इधर काट दो, ए स्क्वायर आ गया 576 इंटू 4, तो ए आप निकालोगे तो अंडर रूट आ जाएगा। देखो जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करना, 576 आपको पता हो तो 24 का होता है, 4 किसका होता है 2 का, तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी 48। बट नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बोल रहे हैं, एंड इट्स पेरीमीटर इज 44 सेंटीमीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड का सम, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ट्रायंगल का कितना आ जाएगा, 48 48 48 144। अब ये चीज क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर मोर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर क्या है, बाहर की साइडों का सम, 44 मोर है तो उसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इससे आप 44 माइनस कर दोगे तो 100, तो 100 किस तरह होगा, वो 25-25 होगा सारा, तो ये 100 बनेगा स्क्वायर के लिए। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर, तो लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ज़्यादा तो कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है रेक्टेंगल के केस में, हमें ब्रेड्थ पूछी है तो इजी क्वेश्चन है, एरिया आपको गिवन है 1320, लेंथ हमें 40 है, ब्रेड्थ हमें निकालनी है, तो 20 सिंपली डिवाइड कर दो इसको, ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से जब आप इसको काटोगे 3 3, तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 33। कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूले पता है तो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आगे देखो एजिस का क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, परसेंटेज का कंसेप्ट भी यूज होता है। 12 ईयर हेंस फ्रॉम नाउ एज ऑफ ए विल बी 10% मोर देन डेट ऑफ बी एज एट दैट टाइम। पहली लाइन ये समझो, ए से मैंने वही पहले भी कल भी वीडियो कराई थी, उसमें मैंने बताया था कि ए से और बी, ए और बी हम वही मानेंगे इनकी प्रेजेंट। सबसे पहले देखो 12 ईयर हैंस फ्रॉम नाउ, फ्यूचर की बात कर रहा है, 12 साल जोड़ के a प्लस 12, एज ऑफ ए विल बी 10% मोर, 10% मोर, 10% मोर मतलब 110%, देन डेट ऑफ बी एज एट दैट टाइम, तो बी की एज कितनी होगी, सिंपली बी भी बढ़ जाएगा 12 साल, बी प्लस 12। बस आपको ये इक्वेशन माइंड में आनी चाहिए पहले, a प्लस 12 ये कितना आ जाएगा 11/10, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करोगे 110 अपॉन 100 करोगे 11/10 b प्लस 12। कहीं ना कहीं आपको ये इक्वेशन रीअरेंज करनी पड़ेगी। और दूसरी इक्वेशन देख लो पहले, 8 ईयर हैंस फ्रॉम नाउ, 8 साल बाद, एज ऑफ ए विल बी 50% मोर, देखो मोर और लेस किस में 100 में होता है, 50% ज़्यादा तो वो कितना हो जाएगा 150% मोर देन एज ऑफ बी 8 ईयर एगो फ्रॉम नाउ, 8 ईयर एगो फ्रॉम नाउ, कंपेयर प्रेजेंट से होता है, तो 8 साल पहले, तो 8 साल पहले इसकी कितनी एज होगी
बी की, बी माइनस 8 ईयर हैंस फ्रॉम नाउ। ए की एज आपने 8 साल बाद बतानी है और बी की आपने एगो पहले, तो आपको सिंपली ये वाली इक्वेशन भी बन जाएगी आपकी। ए प्लस 8, इसको सॉल्व करोगे 150%, 150/100 करोगे 3/2, बी माइनस 8। बस ये आपकी दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, इनको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू बतानी है, इजीली आप कर सकते हो। मैं पहली इक्वेशन को चलो यहीं पे लिख रहा हूँ सॉल्व करके। जब आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इधर लिख लेता हूँ, 10a प्लस 120, इधर कितना आ जाएगा, 11b और 132। बस इसको रीअरेंज कर दो, 10a माइनस 11b, इसको इधर ले जाओ 12। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया, वैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा। 2a यहीं पे कर देता हूँ पहले, 2a प्लस 16 3b माइनस 24। तो इधर से आप 2a माइनस, इसको इधर ले जाओ 3b, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वो -40 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, देख लो पहले कौन सा वेरिएबल काटना है, ए काटना है, ए काट लो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10a माइनस 15b और माइनस 200। और एक इक्वेशन आपकी ये वाली है, पहली वाली, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। जो पहली इक्वेशन कौन सी थी, 10a माइनस 11b 12, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो a से a कट जाएगा, इधर आप देखो सिंबल किसका रहेगा, -4b, इधर भी माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 212। अब माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई आपके पास, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 5 और 3, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 53 ईयर। देखो कैलकुलेशन आप ही ने करनी है, बट मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि सिंपली आपके माइंड में ये दो इक्वेशन आनी चाहिए थी। जब आपके माइंड में ये दो इक्वेशन आ गई, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, बस ये दो चीज़ें सॉल्व करनी है आपने। अब मैंने आपको बोला कि जो सारे क्वेश्चन है मैं थोड़े ट्रिकी और थोड़े से कंसेप्ट वाइज करवा रहा हूँ। कराने को तो मैं इजी से क्वेश्चन करा दूँ कि ए और बी की 15 और 20 दिए हैं, पेपर में प्री में थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। जब आप कोई लो लेवल एग्ज़ाम दोगे, लो लेवल देखो एग्ज़ाम तो कंपटीशन हर जगह रहता है, बट जब आप देखोगे, जब आप मेंस वगैरह देते हो बैंकिंग या एसएससी सीजीएल, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें स्टूडेंट का कंसेप्ट यूज होता है पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वैसे ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ईजी है। इनकम ऑफ नेहा इज 16.67% मोर देन डेट ऑफ प्रशांत। बस आपको फ्रैक्शन पता है, परसेंटेज आपने अच्छी तरह पता है, 16.67 आपको बस पता होना चाहिए कितना होता है, 1/6। मोर देन डेट ऑफ प्रशांत। देखो नेहा और प्रशांत, नेहा की ज़्यादा है इनकम प्रशांत से। अब देखो इसमें बेस किसको मानना पड़ेगा, प्रशांत को। प्रशांत की वैल्यू आपने 6 यूनिट मानी है, तो नेहा की वैल्यू कितनी है उसमें, 1 यूनिट ज़्यादा, तो नेहा की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट। एंड सम ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्रशांत इज 18,000। ये फॉर्मूला बस आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। इनकम इज इक्वल टू, इनकम कितनी है, जितनी आपने खर्चे की, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है फॉर्मूला। अब इसका क्या दे रहे हैं, सम ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। सेविंग और एक्सपेंडिचर मतलब उसकी इनकम की बात कर रहे हैं, तो उसकी इनकम कितनी दे दी हमें, इनकम पहले डायरेक्ट दे दी है प्रशांत की, कितनी है 18,000, पर हमारे हिसाब से कितनी है 6 यूनिट। अभी 6 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन कितनी है 18,000। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि इसकी इनकम है, बस उसने इसको सिनेरियो इसको ऐसे दे दिया कि सम ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। सेविंग और एक्सपेंडिचर होता क्या, इनकम ही होती है। तो इनकम आपको प्रशांत की दे दी थी, 6 की वैल्यू 18,000 दे दी है, 7 की वैल्यू बतानी है आपको, इनकम ऑफ नेहा बतानी है। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर दो, 6 से ऐसे ही काट दो, 3,000। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 3,000, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल दी, 3,000 है। इक्वेट करना, इक्वेट कर लो ना, तब भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, 3,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 21,000 आंसर आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल। ये देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखिए, क्या होता है इसमें ज़्यादातर आपके रेशो के कंसेप्ट यूज़ होते हैं।
PQR started a business together with initial investment 22 18 27 आफ्टर 7 मंथ P एडेड, इस तरह करके पूरा पढ़ना पड़ता है, लास्ट में फोकस करना पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट, हमें बस ये पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या आपका, सिंपली इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 3 वेरिएबल ऐसे बना लो, इधर P लिख लो, इधर Q लिख लो, इधर R लिख लो। सबसे पहले P ने देखो कितने रुपए लगाए हैं, 2200 रुपये लगाए हैं। दूसरे ने 1800 रुपये लगाए हैं और लास्ट ने 2700 रुपये। आफ्टर 7 मंथ देखो 7 महीने तक देखो पैसा, देखो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो मतलब पहले 7 महीने इसका इतना ही पैसा लगा है। फिर इसने क्या किया बाद में, P एडेड 400 मोर। अब इसने 2200 रुपये लगा था, अब इसका कितना रुपये लग गया, 2600 रुपये लग गया अगले रिमेनिंग 5 मंथ्स के लिए। 1 ईयर के लिए बोल रहा है ना, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 7 महीने उसका 2200 लगा है, तो अगले 4 महीने में उसका 2600 रुपये लगा है। वैसे जब आप इसको देखोगे ऐड करके, Q का भी 7 महीने इतना लगा है, बट उसने Q एडेड 500 मोर, बोलता है मैं भी बढ़ा देता हूँ, उसने 500 रुपये बढ़ा दिए। तो अब उसने कितने कर दिए अपने, पहले उसका 1800 लग रहा था, अब उसने इसमें 500 ऐड कर दिया, अब उसका 2300 रुपये लग रहा है अगले 5 महीने के लिए। इसने क्या किया, और लास्ट ने और विड्रॉ ऑल हिज इन्वेस्टमेंट, तो इसने अपने सारे पैसे निकाल लिए, मतलब इसका जो 2700 रुपये लगा था वही लगा साथ, इसके बाद इसने कोई पैसा नहीं लगाया, आगे जीरो, कुछ पैसा नहीं लगाया। अब देखो बस आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है। 0 से 0 आप स्टार्टिंग में भी काट सकते थे, बट अभी काट लो, आपको पता है दोनों जगह देखो हर जगह 0 0 है, तो जरूरी नहीं लिखना इसको, सिंपली इसको सॉल्व करो। 22 को 7 से कर दो 154, इसको देख लो, मैंने 0 0 सबकी देखो काट रहा हूँ, मुझे पता कि हर जगह है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा, इधर तो 0 लिखने का फ़ायदा नहीं है। ये कितना आ गया, 22 को 7 से किया 130 154, 26 को 5 से करो 130, यहाँ पे तो रेशियो का सिंबल रहेगा। इधर कितनी आ जाएगी वैल्यू, 18 को 7 से करो 9 7 126 प्लस 23 को 5 से कर दो 115, 7 7 जा 49 4 14 189। तो पैसा देखो इसी रेशियो में डिवाइड होगा, 4 5 3 8 284, इसको ऐड कर लो, 126 में पहले 5 131 241 और 189, ये रेशियो रहेगी, एक बार आप चेक कर लेना क्रॉस करके। वैसे मैंने देख लिया 284। अब लास्ट में देख लो आपको क्या स्टेप रह गया, एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट वाज 10710, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ Q, Q का प्रॉफिट बताना है। देखो आगे कटेगा नहीं, सिंपली आपके पास देखो प्रॉफिट की रेशियो आ गई ये वाली। अब Q का शेयर कितना है, अब Q का शेयर बताना है आपको, तो Q का कितना शेयर है 241 आउट ऑफ टोटल, टोटल इसको ऐड कर लो 9 1 10 4, टोटल शेयर क्या है, ये टोटल रेशियो आ जाती है इन सबको ऐड करके, 10 14 4 9 13 21, 2 ऐड कर लिए 3 5 7, देखो कितना 714 सही है। आउट ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है देख लो 10710, इसको काट के देख लेना कितनी वैल्यू आ रही है। अब वैसे थोड़ा सा आइडिया लग ही रहा है, पहले आप इसको 1 से करोगे, 1 से करोगे फिर आपको पता है कि लास्ट में 0 चाहिए तो 5 से करना पड़ेगा, ये 15 के आसपास ही होगा, तो 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 241 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 15 4 जा 60 60 और 161, 15 2 जा 30 30 और 6, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 3615, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन तो इजी था, कंसेप्ट सिंपली इसमें यही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कृति डिपॉजिट ₹13,000 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R% पर एनम फॉर 5 ईयर, पूजा का इतना दिए, इस तरह करके। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है, बेसिक सा हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखो क्या चीज़ है, आपको मैंने
ट्री मेथड कराया हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखो लास्ट में क्या बोला, इंटरेस्ट अर्न बाय कृति 6516 मोर देन डेट ऑफ पूजा। अब हम सिंपली पूजा का तो निकाल सकते हैं, पूजा का हमें दोनों चीज़ें गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है। तो इसके लिए हमने एक ट्री मेथड किया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, जिसमें हम क्या करते थे, प्रिंसिपल 15,000 ऐसे लिख लिया, 2 ईयर है तो मैं 2 ब्रांचेस बना दूंगा, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा, इधर सेकेंड ईयर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सिंपल 16%। तो सिंपली आप 15,000 का 16% निकालो, 2 जीरो काटो जल्दी से, 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 और एक जीरो 2400, वैसे इधर आ जाएगा 2400। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब जो पहले साल मेरा 2400 इंटरेस्ट आया, वो अगले साल मेरे को सेकेंड ईयर फिर इंटरेस्ट देगा, किस रेट से, 16% से। तो इसका 16% आप फिर निकालोगे, 2 जीरो काट दोगे, 16 4 जा 64, 6 निकाल दिए 32, 384 आएगा। ये जीरो मैंने काटनी थी, यहाँ पे ऐसे लिख दी। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर दो, 2400 प्लस 2400 प्लस 384, तो 4800 प्लस 384, 843, तो 5184 आ जाएगा। 5184 क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ पूजा। पूजा का इंटरेस्ट आ गया 5184 रुपये। तो फिर हमें कृतिका कितना आ जाएगा, कृतिका हमें सिंपली गिवन है 6516, 6516 ज़्यादा है 5184 से, इसको ऐड कर लो, 0 0 100 2 3, अब देखो 1 कैरी हो गया था आपका, 6 7। तो कृतिका आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 11,700। अब हमें पता है सिंपल फार्मूला तो पता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट चाहे बेसिक यूज़ कर लो, सिंपल इंटरेस्ट PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो इसका हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें पता लग गया कितना, 11,700। प्रिंसिपल हमें गिवन है 13,000, R की वैल्यू निकालनी है, और टाइम हमें 5 ईयर दिया हुआ है। तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, चाहे इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, काटोगे 13 से काटोगे तो इधर 9 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। थर्टीन 2 जीरो काटने के बाद 10, ठीक है। फिर इसको काटो, 50 जीरो काटना, जीरो काट लो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 2 18%। लास्ट में बस आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी फास्ट करनी है, आंसर इजीली आ जाएगा इसका 18%। ईजी था, बस आपको एक पता होना चाहिए, ट्री मेथड से करना, ट्री से कर लो, ईजी रहता है ट्री मेथड। और भी मेथड है इनके, रेशो मेथड भी है, सक्सेसिव मेथड है, 2-3 मेथड है इंटरेस्ट निकालने के, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 3D का है, फॉर्मूले पता है, ईजिली हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 550 मीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 704 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, जो जो आपके यूज़ हो रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इससे जो भी रिलेटेड टर्म्स हों सारी बताऊँ। सबसे पहले क्या चीज़ बोली इसने, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हम जनरली कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें हम टॉप और बॉटम कंसीडर नहीं करते। इसका टॉप तो एक बिल्कुल सिंपल एक वर्टेक्स पॉइंट है, तो एरिया मतलब जो इसके अंदर कितना एरिया आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका फॉर्मूला CS से लिखते हैं, ये लेटरल सरफेस एरिया भी लिखते हैं। कोन का फॉर्मूला होता है πRL। L क्या होता है, आपकी स्लैंट हाइट, ये वाली, ये आ जाएगी L, ये आपकी हाइट होती है, और ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस और ये आपकी हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया πRL। टोटल सरफेस एरिया देखो उसमें πRL तो रहेगा, कर्व्ड सरफेस तो रहेगा, बट एरिया ऑफ, अब इसमें बॉटम में देखो क्या एक सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा πRL प्लस πr²। और थर्ड जो चीज़ इसमें यूज़ हो रही है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा आपका 1/3 πr² h। बस आपको ये 3 फॉर्मूले पता हैं, फिर आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। अब क्वेश्चन देख लो कैसे करेंगे। टोटल सरफेस एरिया दिया है और कर्व्ड सरफेस दिया है, तो हमें पता है, अब टोटल सरफेस एरिया से ये चीज़ माइनस कर दोगे,
टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया करोगे, इसमें भी करोगे तो ये चीज़ तो कट ही जाएगी, क्या रह जाएगा, पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल ही रह जाएगा ये वाला पोर्शन। तो ये आपको डिफरेंस वैसे ही देख लो, 70 इसमें इसको माइनस करके देखो, 704 माइनस 550 कितना आ जाएगा, 154। इधर से आप जल्दी से क्या कर सकते हो, रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो। रेडियस स्क्वायर देखो ये वैसे ही कट जाता है इससे ना, 22 7 जा, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7, सिंपली रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो एक स्टेप तो मैंने कर लिया, रेडियस निकाल ली। मेरे को लास्ट में पूछा कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए याद रखना स्लैंट हाइट नहीं, हमें हाइट की यूज़ पड़ता है, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी हाइट निकालने के लिए। आपको रेडियस तो गिवन है, 7 आ गई आपकी। हाइट निकालने के लिए आपको स्लैंट हाइट में अभी ये एल भी निकालना पड़ेगा और एच भी निकालना पड़ेगा। एल देखो इधर से निकल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया से। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है आपको, 550। कर्व्ड सरफेस एरिया 550 मीटर स्क्वायर। पाई आर एल, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, पाई 22/7 आर, रेडियस हमने कितनी 7 निकाली, और इधर से एल आ जाएगा, 7 से 7 काटो, एल की वैल्यू आ जाएगी जल्दी से 550 डिवाइड बाई 22 से इसको डिवाइड कर लो जल्दी से, एल की वैल्यू आ जाएगी, पहले 2 से करोगे 44, 10, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। देखो स्लैंट हाइट आ जाएगी 25, फिर आप इसमें वो लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर इसमें जनरली ये फॉर्मूला रहता है, आपको मैं इधर लिख देता हूँ, स्लैंट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर से आप जल्दी से हाइट निकाल सकते हो, तो हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। आप जल्दी से निकालोगे, 625 माइनस 49 करोगे 576, 576 किसका होता है 24 का, तो हाइट आपकी निकल जाएगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो हाइट आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। बस आपको लास्ट में अब क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम बस सिंपली आप कैलकुलेशन है थोड़ी सी, क्वेश्चन तो इजी था, 1/3 वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाली है 7 इंटू 7, हाइट हमने अभी निकाली 24, बस इसकी कैलकुलेशन करो, 7 से 7 काट दो, इस 3 से इसको काट दो, अब देख लो कितना रह गया, इधर 22 रह गया था मेरा, और इधर कितना रह गया 56, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 132, 22 6 जा 132, 22 5 जा, आप जल्दी से कर लेना, 110 110 प्लस 13 123, तो कौन सा है 1232। ठीक था, क्वेश्चन देखने में छोटा सा लग रहा था, पर कैलकुलेशन निकालने पड़ने थे सारे वेरिएबल। अब देखिए बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन देखिए, ए बोट टेक 19 आवर टू कवर 285 किलोमीटर while traveling upstream. If speed of current 40% speed of boat, find the time taken by boat to cover 420 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। टर्म्स आपको पता है सारी, तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। 19 आवर लग रहे हैं उसको, 225 किलोमीटर ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम, तो स्पीड हम जनरली अपस्ट्रीम क्या होती है अगेंस्ट, डाउनस्ट्रीम विद स्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम स्पीड आपकी इजीली आ जाएगी 285 डिवाइड बाई 19, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी आपके पास। इसको इससे डिवाइड करो, 19 1 जा 19, फिर आप देख लो कितना रह गया, 9 5 15, तो अपस्ट्रीम स्पीड तो आपने जल्दी से निकाल ली 15 किलोमीटर पर आवर। इफ स्पीड ऑफ करंट इज 40% स्पीड ऑफ बोट, हमने देखो एक कंसेप्ट यूज करते थे कि एक्स से हम स्पीड ऑफ बोट मानेंगे, वाई से हम स्पीड ऑफ करंट, तो करंट की स्पीड कितनी है 40% है ऑफ स्पीड ऑफ बोट, मतलब ये 100 है तो वो 40 है, सिंपली यही मतलब हुआ, 40% स्पीड ऑफ बोट, तो इनकी रेशो कितनी रहेगी, सिंपली आप इनकी रेशो भी आप चेक करोगे तो 2 से काट दो, इनको 2 से काटोगे तो रेशो तो कितनी रहेगी 5:2 रहेगी। हमें पता है अपस्ट्रीम स्पीड जनरली क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है x माइनस वाई,
अभी भी ये रेशियो है, यहीं से निकाल लो, एक वेरिएबल लगाना है वेरिएबल लगा लो, वैसे ओरली भी कर सकते थे। आपको देखो x माइनस वाई, 3a की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 15, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5 यूनिट, a कितना आ जाएगा 5 यूनिट। तो इधर आपको 5 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, इसकी स्पीड आ जाएगी 10 और उसकी कितनी आ जाएगी, सॉरी इधर 25 और उसकी कितनी आ जाएगी 10। इनको आप ओवरले भी कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड स्टेप नहीं है। आपको पता है कि 3 की वैल्यू 15 है, तो एक की वैल्यू आप जल्दी से निकाल ली 5 यूनिट, तो 5 इधर मल्टीप्लाई किया 25 और 10। अब लास्ट में देखो क्या बोल रहे हैं, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 420 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टाइम बताना है, तो टाइम सिंपली वही रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 420, स्पीड कौन सी बोली है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है x प्लस वाई। x की वैल्यू हमने 25 निकाली है, उसकी वैल्यू हमने 10 निकाली, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 30 वाई। तो इसको सिंपली 35 से डिवाइड कर दो तो आपके पास टाइम आ जाएगा। इसको 35 से डिवाइड कर लो इजिली, 35 7 70 12, तो टाइम कितना आ जाएगा 12 आवर। ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। पहले मैंने इसके क्वेश्चन कराए हुए हैं बोट्स और स्ट्रीम के, तो मैंने पर्टिकुलर 10 प्रॉपर क्वेश्चन करवाए हैं इंपॉर्टेंट। आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हो, फिर आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेगा बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर ट्रेन्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझा करो, कंसेप्ट वही है, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ क्रॉस करती है, और जब ट्रेन किसी अनदर ट्रेन या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो वो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म। और दूसरा सिस्टम क्या था, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस रहती है, अपोजिट में ऐड होती है। ट्रेन ए क्रॉसेज ए पोल एंड प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड एंड 38 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। प्लेटफॉर्म की बोला 100 ज़्यादा है, इस तरह करके जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो। मान लो लेंथ ऑफ ट्रेन एल ही रहेगी, स्पीड एस है, टर्म्स याद रहेगी ना, स्पीड फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो पहले केस में क्या है, पोल को क्रॉस कर रही है, तो पोल की क्रॉस में मतलब उसकी अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, कितने में 14 सेकेंड में। मैंने क्या किया, एस से मैंने स्पीड मान ली ट्रेन की, जो वेरिएबल है आपको याद रहेंगे, एल से आपने क्या लेंथ मान ली, अपनी लेंथ मान ली ट्रेन की। पहली इक्वेशन तो देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना रहेगा लेंथ ऑफ ट्रेन, टाइम कितना 14। अब दूसरे में क्या है, 38 सेकेंड में किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो स्पीड एस। अब देखो डिस्टेंस कितना होगा, अपनी लेंथ तो वो क्रॉस करेगी, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 100 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ देखो l प्लस 100 आएगी। बच्चे गलती क्या करते हैं, सिंपली l प्लस, इधर l प्लस 100 लिख देते हैं। हमें देखो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस आपको पता है लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की लेंथ हमने l ही मानी है, प्लेटफॉर्म कितना है l प्लस 100 है, बस इसका ध्यान रखना। अब कितना टाइम लग रहा है उसको 38, तो इसको बस आप सॉल्व कर लो। इधर भी देखो s की वैल्यू चाहे इधर पुट कर दो, s की वैल्यू 1 और 2 को सॉल्व करना है बस आपने, इक्वेशन 1 और 2 को, तो एक फॉर्म में ले आओ, l की फॉर्म में ले आओ सारों को। ले हमें लास्ट में क्या, टाइम टेकन बाय ट्रेन, मैं l/14 इधर पुट कर देता हूँ s की जगह। इधर कितना आ जाएगा 2l, सॉल्व करने पे 2l प्लस 100, और ये कितना है 38 तो है ही, यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जितना कट रहा है काट दो, 7 2 से काट दो 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, 19l 7 को 2 से 14l और 700, सब्ट्रैक्ट करोगे 5l, इससे आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5l 700, l की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको डिवाइड कर दो, लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी 140। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 1560 मीटर लॉन्ग टनल। देखो लेंथ भी आ गई, अब स्पीड निकालनी हो तो पहली इक्वेशन में l की वैल्यू आप इधर पुट करोगे, 140 पुट करोगे, स्पीड l/14 था, तो आपके पास क्या स्पीड भी आ जाएगी जनरली 10 आ जाएगी, 14 से डिवाइड करोगे, स्पीड भी आ गई। अब लास्ट में देखो क्या है, कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस ए 1560 मीटर लॉन्ग टनल। अब देखो फॉर्मूला वही रहेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम,
बट इसमें डिस्टेंस कितना आएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस टनल स्पीड। हमें सब कुछ तो हमने निकाला हुआ है, स्पीड भी हमने 10 निकाली हुई है, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेना। डिस्टेंस आ जाएगा 1560 प्लस 140, इसमें 140 आपको ऐड करना पड़ेगा, 40 1600 नहीं 40 ऐड करोगे 1600 प्लस 100 1700, और स्पीड हमने कितनी निकाली थी 10। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका, सिंपली 170 सेकेंड। 0 0 कट गया। फॉर्मूले वही है, बस डिस्टेंस देखो इसमें कौन सा आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन 140 प्लस जो टनल की लेंथ है 1560। कंसेप्ट मैंने पहले समझाए हुए हैं, आप पहले वीडियो उनको भी देख सकते हो, फिर इन क्वेश्चन को देख सकते हो। तो आज हमने फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये हमारा पार्ट 2 था। जल्दी इसका पार्ट 3 अपलोड करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।